दोस्तों 14 और 15 अगस्त 1947 पाकिस्तान और इंडिया की तारीख का अहम तरीन दिन है। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान वजूद में आया। This was the scene in Karachi at the meeting of the Constituent Assembly. Liaquat Ali Khan moved a resolution concerning the Pakistan national flag and handed one round. Later, accompanied by Lady Mountbatten, the Viceroy came to launch the Dominion of Pakistan. Next, the inauguration of Mr. Jinnah as Governor General. He takes the oath of allegiance to King George VI as head of Pakistan. जबकि 15 अगस्त को एक इंडिपेंडेंट इंडिया ने जन्म लिया। ये दोनों मुल्क, ये दोनों देश अलहदा तो हो गए, लेकिन इस बंटवारे के साथ लोगों के दिल, जज्बात और यादें जुड़ के रह गईं। बदकिस्मती से इस बंटवारे की वजह से दोनों मुल्कों में नफरतें भी बढ़ती चली गईं। यही वजह है कि पिछले 75 सालों में हम लोग 3 से 4 जंगें लड़ चुके हैं। लेकिन मेरे ख्याल से इन नफरतों का जो सबसे बड़ा साइड इफेक्ट हुआ वो ये कि हम दोनों मुल्कों ने एक दूसरे से सीखना, समझना और अंडरस्टैंड करना छोड़ दिया। जो हिंदुस्तान के स्कॉलर्स थे, लीडर्स थे, इंटेलेक्चुअल्स थे, वो पाकिस्तान को दुश्मन लगने लगे। दूसरी तरफ जो पाकिस्तान के लीडर्स थे, इंटेलेक्चुअल्स थे, वो हिंदुस्तान को बुरे लगने लगे। लेकिन 75 साल की आज़ादी के बाद मेरा ये कंक्लूजन है कि अगर हम दोनों मुल्कों ने भरपूर तरक्की करनी है तो वी नीड टू लर्न टू को एग्जिस्ट पीसफुली। आपस में अमन कायम करें, ट्रेड करें, ट्रैवल करें, एक दूसरे से सीखें, एक दूसरे की जबानें सीखें, मिल के काम करें। किसी का ईमान नहीं कमजोर होगा ऐसा करने से। यूरोपियन सदियों लड़ते रहे एक दूसरे से, लेकिन फाइनली उन लोगों ने रियलाइज किया कि पुरअमन तरीके से रहने में ही एक दूसरे की भलाई है। आज यूरोप दुनिया का अमीर तरीन, प्रोग्रेसिव और मॉडर्न तरीन खित्ता है। मैं एक एजुकेटेड पाकिस्तानी हूं। दूसरों से नफरत करना, गालियां देना, इंसल्ट करना मेरी तरबियत का हिस्सा नहीं है। मेरे लिए इंडिया कोई हमारा दुश्मन नहीं है, वो हमारा एक नेबर है, हमसाया है, जिसके साथ हमें ट्रेड करनी चाहिए, कल्चरल एक्सचेंज करना चाहिए। ये जो 20वीं सदी की सोच है ना, नफरतों से भरपूर, इसको उठाकर बाहर फेंके। हाँ, गवर्नमेंट लेवल पर टेंशंस हैं, बट लेट द टू गवर्नमेंट्स टेक केयर ऑफ इट। मेरे लिए गांधी जी भी उतने ही रिस्पेक्टफुल हैं जितने जिन्ना साहब हैं। नेहरू की भी उतनी ही इज्जत है जितनी लियाकत अली खान की है। अगर मैं इकबाल से मोहब्बत करता हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि रविंद्रनाथ टैगोर से नफरत करना शुरू कर दूं। अगर सर सैयद मुझे पसंद है तो इसका मतलब ये नहीं कि डॉक्टर BR अम्बेडकर, अब्दुल कलाम आजाद और वल्लभ भाई पटेल को मैं डिमीन करना शुरू कर दूं। दैट्स नॉट हाउ माई माइंड वर्क्स। सो अब करना क्या है? करना यह है दोस्तों कि आज से मैं एक पाथ ब्रेकिंग वीडियो सीरीज का आगाज कर रहा हूं फॉर माई पाकिस्तानी एंड इंडियन ऑडियंस। इस वीडियो सीरीज में मैं आपको एक कमाल के सफर पर लेके जाऊंगा, जिसमें हम अपने खित्ते के, अपने इंडो पाकिस्तान सब कॉन्टिनेंट के स्टॉलवर्ड्स, टॉप पॉलिटिकल लीडर्स, स्कॉलर्स और इंटेलेक्चुअल से मुलाकात करेंगे। चाहे वो गांधी जी हों, जिन्ना साहब हों, इकबाल हों, सुभाष चंद्र बोस हों, भगत सिंह हों, सर सैयद अहमद खान हों या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हों। इसी कड़ी में आज एक ऐसे लीडर की बात करेंगे जिसने अपने मुनफरिद अंदाज और टावरिंग शख्सियत की वजह से ना सिर्फ इंडियंस को अपना गर्विदा बनाया, बल्कि जब भी दुनिया के बड़े लीडर्स का नाम आता है, इनका नाम उस लिस्ट में जरूर शामिल होता है। अहिंसा और सत्याग्रह जैसे हथियारों से उन्होंने वो कर दिखाया जो उनसे पहले कोई ना कर सका था। गेस तो आप लोग कर चुके होंगे जनाब, आज हम बात करेंगे मोहनदास करमचंद गांधी की। इस वीडियो सीरीज को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं। वो ये कि ना मैं ISI का एजेंट हूं और ना रॉ का। सो मेरे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। लेट्स बी बैक। दोस्तों, पिछले 4 सालों में मैंने अपने इस चैनल बुक बडी पर आप लोगों के लिए 200 से ज्यादा बुक रिव्यूज किए हैं, लेकिन अब वक्त आ गया है अपनी पहली किताब पब्लिश करने का और मुझे बहुत ही एक्साइटमेंट हो रही है आप लोगों को अनाउंस करते हुए कि मेरी पहली किताब रीडिस्तान मार्केट में आ चुकी है। मैंने बड़ी मेहनत से आपके लिए किताब लिखी है और डिजाइन की है। इसमें आपको बहुत कुछ मिलेगा, फिलॉसफी, साइकोलॉजी, बिजनेस मैनेजमेंट, सेल्फ हेल्प, हिस्ट्री, फिक्शन, नॉन फिक्शन, क्लासिक्स, यू नेम इट, इट हैज इट। एक बात मैं आपको गारंटी कर दूं कि दिस विल बी वन ऑफ द बेस्ट बुक्स यू विल बाय इन योर एंटायर लाइफ। सो गो एंड ग्रैब रीडिस्तान टुडे। सो दोस्तों, इंडिया और पाकिस्तान के पॉलिटिकल लैंडस्केप में कोई यूनिक तरीन लीडर थे तो वो गांधी जी थे।
उनके पहनने का अंदाज, उनकी बातचीत एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली उनकी सोच बहुत मुनफरिद थी। मैं जब उनकी किताब पढ़ रहा था जिसका टाइटल है सत्य ना प्रयोगो, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन बनता है माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, तो मुझे मौका मिला उनकी शख्सियत को गहराई में समझने का। और नतीजा मैंने ये निकाला कि वो इतने इंप्रेसिव शख्स थे कि चाहे आप मुसलमान हो, हिंदू हो या ईसाई, आप उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। सो आज की वीडियो में हम उन्हीं की किताब से, उन्हीं की जबान से उन्हीं की कहानी सुनेंगे। गांधी जी का जन्म हुआ गुजरात में ऑन 2 अक्टूबर 1869। उनके वालिद का नाम था करमचंद गांधी और मां का नाम पुतलीबाई। उनका ताल्लुक मोद बनिया कास्ट से था, जो कारोबारी लोग होते हैं। गांधी के जो वालिद साहब थे वो दीवान थे गुजरात के 2 शहरों के, वानकनेर और राजकोट। वो ज्यादा पढ़े लिखे तो नहीं थे, लेकिन उनका वैल्यू सिस्टम बहुत तगड़ा था, जिसका बहुत ही पॉजिटिव इंपैक्ट हुआ उनके बेटे पे। दूसरी तरफ जो उनकी माँ थी, उनकी भरपूर डिवोशन थी हिंदुइज्म की तरफ। उन्होंने हमेशा अपने बेटे को दूसरों के साथ प्यार मोहब्बत के साथ रहना सिखाया, बर्दाश्त करना सिखाया। अलग अलग मजहब के जो लोग हैं उनको साथ मिलकर चलना सिखाया। यही वजह है कि गांधी के जो दोस्त थे उनमें मुसलमान भी शामिल थे, जैन भी थे और पारसी भी थे। बचपन में ही गांधी ने वो सुनहरे उसूल सीख लिए जो आज भी पूरी दुनिया में गांधी के नाम से जाने पहचाने जाते हैं। एक्चुअली ये जो प्रिंसिपल है ये गुजराती कम्युनिटी में बहुत मशहूर है। वो कहते ये हैं कि अगर आपके साथ कोई बदतमीजी करे, कोई बदसलूकी करे, आपकी कोई इंसल्ट करे, आपसे कोई बुरा सलूक करे, तो उसके साथ भी अच्छाई से पेश आओ। अगर आपके एक गाल पे कोई थप्पड़ मारे तो उसके सामने अपना दूसरा गाल भी कर दो। लिहाजा इससे साबित ये होता है कि उनकी जो इखलाकियात थी, जो मोरालिटी थी, वो पहले दिन से ही बहुत सॉलिड थी। और यही उसूल, यही इखलाक, यही मॉरल्स उनकी पहचान भी बने। अमेजिंगली एंड अम्यूजिंगली गांधी की शादी सिर्फ 13 साल की उम्र में हो गई। उस जमाने में रिवाज था बच्चों की शादी करने का। बाय द वे, जिन्ना साहब की भी पहली शादी हुई थी जब वो 15 साल के थे। वो अपनी इस किताब में लिखते हैं कि वो शादी को लेके बहुत एक्साइटेड थे, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े हुए उन्होंने बचपन की शादी को क्रिटिक करना शुरू कर दिया। टीनेज का जो दौर होता है उसमें इंसान के हार्मोन्स बहुत तेजी से चेंज हो रहे होते हैं। वो रिबेलियस होता है, एनर्जेटिक होता है और कहीं ना कहीं शदीद लस्ट यानी कि जिनसी हवस का शिकार होता है। गांधी वॉज नो डिफरेंट। वो अपनी इस किताब में बड़ी ही फ्रैंकली इस बात का इजहार करते हैं कि वो अपनी बीवी कस्तूरबाई के साथ हमबिस्तरी का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। यहां तक कि जब वो 16 साल के थे तो उनके ऊपर जिनसी हवस इतनी ज्यादा सवार थी कि वो अपने मरते हुए बाप के बेड को छोड़ के अपनी बीवी के पास चले गए। और जब तक वो वापस आए उनके वालिद का इंतकाल हो चुका था। ये जो वाकया है, इस पर उल्टी सीधी बात करने की बजाय हमें उनकी ग्रेटनेस को सलाम करना चाहिए कि इतनी बड़ी शख्सियत होने के बावजूद उन्होंने सच का इजहार किया। वो अपनी इसी किताब में अपने रिबेलियस नेचर के बारे में कहते हैं कि उनकी फैमिली में गोश्त खाना मना था, वो वेजिटेरियन थे, लेकिन उनके दोस्त ने उन्हें गोश्त खाने पर वर्गलाया और वो बहुत अरसे पेट में दर्द के बावजूद गोश्त खाते रहे। उनके दोस्त ने उन्हें मोटिवेट करने के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रीजन बताई। उसने कहा कि ये जो अंग्रेज इतना ताकतवर है और हम हिंदुस्तानियों पर काबिज है, ये गोश्त खाने की वजह से ही है। और गांधी भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के चक्कर में गोश्त खाते रहे और अपनी फैमिली से झूठ बोलते रहे। अपनी एडल्ट लाइफ में वो पक्के वेजिटेरियन बन गए और उनका मानना यह था कि अगर आप नॉन वायलेंस की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो उसका पहला स्टेप यह है कि आप अपने खाने में सिर्फ सब्जी का इस्तेमाल करें। अपने इसी दोस्त के चक्कर में वो एक दिन ब्रोथल यानी कि चकले जा पहुंचे। अपनी नर्वसनेस की वजह से वो वहां पर सेक्स तो नहीं कर सके, लेकिन इस इंसिडेंट का उनके ऊपर एक बहुत ही मेजर इंपैक्ट हुआ। उनको अपने मॉरल फेलिंग का अंदाजा हुआ। इसके अलावा उनको एक और बुरी आदत थी और वो थी सिगरेट पीने की। ये भी इसी दोस्त की वजह से लगी और इतनी हद तक चले गए कि वो सिगरेट पीने के लिए लोगों से चोरी किया करते थे। ये जो सारे नेगेटिव वाकयात थे, इन्होंने गांधी की शख्सियत को, उनके फ्यूचर बिलीफ सिस्टम को शेप करने में बहुत मदद दी। और यही फर्क होता है एक आम शख्स और एक अजीम शख्स में। वो अपनी गलतियों से सीखता है और उनको विद द पैसेज ऑफ टाइम इंप्रूव करता जाता है। 1887 में ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम हाई स्कूल और उनके एक दोस्त ने उन्हें मशवरा दिया कि तुम लंदन जाके लॉ पढ़ो, वकील बनो। लेकिन इस डिसीजन में 2 अजीबो गरीब सी मुश्किलात थी। पहली ये कि गांधी जी की मां समझती थी कि अगर उनका बेटा बाहर चला गया तो वो बिगड़ जाएगा और गलत कामों में पड़ जाएगा। दूसरी अजीबो गरीब मुश्किल ये थी कि जिस कास्ट से गांधी का ताल्लुक था वो ये कहते थे
कि हिंदुस्तान से बाहर जाना धर्म के खिलाफ है, मजहब के खिलाफ है, और उन्होंने गांधी को थ्रेट किया कि अगर तुम लंदन गए तो हम अपनी कास्ट से तुम्हें निकाल देंगे। लेकिन इनमें से किसी भी बात का गांधी पे कोई असर नहीं हुआ और वो लंदन गए वकालत पढ़ने। लंदन जाकर उन्होंने बहुत कुछ सीखा, स्पेशली कानून और मजहब के बारे में। उन्होंने ये भी सीखा कि कम पैसों में रहा कैसे जाता है। उन्होंने अपनी पढ़ाई को बड़ा एंजॉय किया और 1891 में ही वॉज कॉल्ड टू द बार एंड ही बिकेम अ बैरिस्टर। बैरिस्टर बनने के 2 दिन के अंदर ही ट्रैवल्ड बैक टू इंडिया। वापस आकर उनके लिए सबसे बुरी खबर यह थी कि उनकी वालदा का बहुत पहले इंतकाल हो चुका था जब वो यूनिवर्सिटी में थे। एक छोटी सी गुड न्यूज भी थी, वो ये कि उनकी जो कास्ट थी ना उसके 2 टुकड़े हो चुके थे और उनमें से जो एक हिस्सा था वो गांधी को वापस लेने पर राजी हो गया था। इसी दौर में गांधी जी ने रियलाइज किया कि वो एक बैरिस्टर तो बन गए हैं लेकिन अभी भी एक प्रैक्टिसिंग कॉन्फिडेंट लॉयर नहीं है। इस बात को जानते हुए वो बॉम्बे चले गए। वहां पर जाके उन्होंने इंडियन लॉ को पढ़ना शुरू किया, किताबें पढ़नी शुरू की। बिल आखिर उनको एक कोर्ट केस भी मिला, लेकिन जब जज को फेस करने की बारी आई तो ही वॉज फ्रोजन विद हिज शाइनेस। वो इतने शर्मीले थे कि जज के सामने कुछ बोल ही नहीं पाए। अपना केस किसी और वकील को दिया और अपने आप से यह वादा किया कि जब तक मैं कॉन्फिडेंट नहीं हो जाता अपना केस सही तरीके से जज के सामने प्लीड नहीं कर सकता, तब तक मैं कोई भी केस नहीं लूंगा। गांधी के लिए वक्त बदला अप्रैल 1893 में, जब उन्हें साउथ अफ्रीका में एक मुस्लिम लॉ फर्म दादा अब्दुल्ला एंड को में नौकरी मिली। साउथ अफ्रीका ही दोस्तों वो मुल्क था जिसने अनजाने में इनडायरेक्टली गांधी को गांधी बनाया। उन्होंने वहां पर जाके देखा कि किस लेवल की डिस्क्रिमिनेशन है, वहां पर इम्तियाजी सुलूक है लोगों के साथ, स्पेशली इंडियंस के साथ। साउथ अफ्रीका में रंग, नस्ल और मजहब के नाम पर जो जुल्म और ज्यादती थी उसका भरपूर सामना किया गांधी साहब ने। एक दफा एक साउथ अफ्रीकन कोर्ट में मजिस्ट्रेट ने गांधी से कहा कि तुम अपनी पगड़ी उतारो। उन्होंने कोर्ट छोड़ दिया और उस जज के खिलाफ प्रेस में आर्टिकल भी लिखा। यही वो दौर था जब गांधी को साउथ अफ्रीका में रहने वाले इंडियन लेबरर्स की बदतरीन हालत के बारे में पता लगना शुरू हुआ और उन्होंने इंडियन कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करना भी शुरू किया। सिर्फ इंडियन मजदूरों और कुलीस के साथ साउथ अफ्रीका में जुल्म और ज्यादती नहीं हुई, बल्कि गांधी को भी डिस्क्रिमिनेशन फेस करनी पड़ी। एक दफा वो ट्रेन में प्रिटोरिया जा रहे थे और फर्स्ट क्लास में बैठे हुए थे। एक फेलो पैसेंजर ने कहा कि तुम यहां से निकलो और उन्हें ट्रेन से निकाल दिया गया। इसी तरह एक होटल के ओनर ने उनको दूसरे लोगों के साथ खाना खाने से रोकना चाहा, लिहाजा उन्हें भी फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस हो गया इस इम्तियाजी सुलूक का, इस हेट्रेड का, इस प्रेजुडिस का। गांधी जी के ग्रैंड नेचर का अंदाजा आप इस बात से लगा लें कि उनका जो पहला बड़ा केस था उसमें उन्होंने एक मुस्लिम मर्चेंट को रिप्रेजेंट किया एक ऐसे शख्स के खिलाफ जिसने उसके साथ फ्रॉड किया था। उन्होंने केस तो जीता ही, लेकिन जो हारने वाला मर्चेंट था उसको किस्तों में पैसे वापस देने की सहूलत भी प्रोवाइड कर दी ताकि कहीं वो दिवालिया ना हो जाए। साउथ अफ्रीका के अंदर ये जो डिस्क्रिमिनेशन थी ना, इन्होंने गांधी के अंदर जो एक्टिविस्ट छुपा बैठा था उसको ट्रिगर किया। उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता इंडियन के राइट्स के लिए काम करना शुरू किया, कम्युनिटी वर्क किया और बहुत से केसेस भी लड़े। बिल आखिर 1896 में वो इंडिया वापस आए और वहां पर एक ग्रीन पम्फलेट शाया करना शुरू किया जिसमें वो लिखते थे कि साउथ अफ्रीका के अंदर इंडियन लेबरर्स के साथ कितना बुरा सलूक हो रहा है। उन्होंने इंडिया के मुख्तलिफ शहरों में घूमना शुरू किया, साउथ अफ्रीका में मुकीम इंडियंस की सपोर्ट में। उन्हें क्या पता था कि वो एक ऐसा बीज बो रहे हैं जो उन्हें इंडिया की तारीख में अमर कर देगा। बिल आखिर 1897 में वो फिर साउथ अफ्रीका गए एज एन एस्टैब्लिश्ड इंडियन लीडर। साउथ अफ्रीका में उन्होंने भरपूर लॉ प्रैक्टिस की और बहुत दौलत बनाई, लेकिन बिलाखिर उनको ये रियलाइजेशन हुई कि कहीं वो अपनी ग्रीड, अपनी लालच के चक्कर में ना बह जाएं, एंड इवेंचुअली ही डिसाइडेड टू कम बैक टू इंडिया। वापस आकर उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन की एज अ वॉलंटियर और वहीं पर उनकी मुलाकात हुई गोपाल कृष्ण गोखले से, जो उनके मेंटोर बन गए। गोखले के साथ रहने की वजह से उनकी इंडियन एलीट से मुलाकातें होना शुरू हुई, जिनको उन्होंने वर्किंग क्लास इंडियंस के मसाइल के बारे में बताया। इंडियंस की सही हालत को समझने के लिए उन्होंने ट्रेन पर एक थर्ड क्लास पैसेंजर की तरह ट्रैवल करना शुरू किया ताकि वो गरीब लोगों की परेशानियों और मसाइल को सही तरह समझ सकें।
यही वो दौर था जब गांधी के अंदर इंडियंस की मदद करने का रिजॉल्व बढ़ता चला गया। लेकिन सवाल था आखिर कैसे? इसी सवाल ने गांधी के अंदर एक यूनिक फलसफे को जन्म दिया जिसे कहते हैं अहिंसा, यानी कि नॉन वायलेंस। अहिंसा एक बड़ा जबरदस्त प्रिंसिपल है जो पुराने हिंदू स्क्रिप्चर्स में लिखा है। अहिंसा का फलसफा ये कहता है कि कभी भी लोगों पर अटैक ना करो, अटैक करना ही है तो बगैर किसी वायलेंस के सिस्टम पर करो। अहिंसा के मुताबिक लोग खुदा का ही रिफ्लेक्शन होते हैं, इसीलिए उन्हें समझने की भरपूर कोशिश करनी चाहिए थ्रू कंपैशन एंड एम्पैथी। ये तो था गांधी का पहला हथियार। दूसरा हथियार था सत्याग्रह। सत्याग्रह संस्कृत के एक लफ्ज सदाग्रह से निकला है जिसका मतलब है ट्रूथ एंड फर्मनेस, यानी कि सच्चाई के लिए खड़े रहना। लेकिन सत्याग्रह के पीछे जो फलसफा था ना, वो इंस्पायर्ड था टॉल्स्टॉय, थोराव और रस्किन की राइटिंग से। ये जो ग्रेट लिटरेरी माइंड्स थे, ये हमेशा आवाम को नॉन वायलेंट नॉन कोऑपरेशन सिखाया करते थे बजाय वायलेंट स्ट्रगल के। और यही प्रिंसिपल गांधी साहब ने लाइफ लॉन्ग फॉलो किया। यही वो दौर था जब गांधी वॉज अंडरगोइंग अ मेटामॉर्फोसिस इन हिज पर्सनल लाइफ एज वेल। देखिए, जो गांधी जी का फलसफा है ना, उसमें सेल्फ रिस्ट्रेंट की बहुत अहमियत है, यानी कि अपने नफ्स के ऊपर काबू। 1906 में उन्होंने ब्रह्मचार्य होने की कसम खाई, यानी कि सेलिबेसी। इसका मतलब यह है कि वो अपनी बीवी के साथ अब कोई भी जिनसी ताल्लुक नहीं रखेंगे, क्योंकि उनके मुताबिक अगर किसी भी शख्स ने लोगों के ऊपर फोकस करना है ना, तो उसको अपनी सेक्सुअल डिजायर्स को पीछे छोड़ना होगा। यहीं से उन्होंने एक बहुत ही सादा जिंदगी गुजारनी शुरू की। 1915-16 तक वो एक नेशनल हीरो बन चुके थे। उन्होंने अहमदाबाद में सत्याग्रह आश्रम का कयाम किया, जहां पर कोई भी इंडियन एक सादा और सेटिस्फाइंग लाइफ गुजार सकता है। गांधी ने अब जो इंडिया का एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम था, इसके खिलाफ बड़ी ही एक्टिवली काम करना शुरू किया। सबसे पहले तो उन्होंने तिनकटिया सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाई। ये एक ऐसा सिस्टम था जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने लागू किया था। तिनकटिया सिस्टम ये कहता था कि अगर आपके पास 20 हिस्से जमीन है तो उसके 3 हिस्सों में आप इंडिगो को प्लांट करोगे, लिहाजा इंडिगो को बाय फोर्स प्लांट किया जाता। गांधी ने इस सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाई, उनको जेल भी हुई, लेकिन बिल आखिर वो इस सिस्टम को अबॉलिश करवाने में कामयाब हो गए। इसके बाद उन्होंने ध्यान दिया रोलेट कमेटी के ऊपर, जो एनालाइज करती थी पॉलिटिकल टेररिज्म को इन इंडिया। वो इस रोलेट एक्ट के तहत एक लेजिस्लेशन पास करना चाहते थे कि ब्रिटिश आर्मी किसी भी इंडियन को पकड़ सकती है बगैर किसी एविडेंस के। उन्होंने सत्याग्रह की मूवमेंट का आगाज किया। लॉ तो पास हो गया, लेकिन गांधी ये बात देख के हैरान हो गए कि उनकी इस कॉल को कितनी ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली। गांधी जी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्लेटफॉर्म का भरपूर इस्तेमाल किया अपनी मूवमेंट्स को प्रमोट करने के लिए। ऑल्दो इंडिया के जो पॉलिटिकल लीडर थे वो थे जवाहरलाल नेहरू, लेकिन जो फाउंडिंग फादर थे वो गांधी ही बने। गांधी वॉज द बिगेस्ट सपोर्टर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। उन्होंने बहुत कोशिश की कि हिंदुस्तान का बंटवारा ना हो। इसी बात पर जिन्ना साहब को कन्विंस करने के लिए उन्होंने 1944 में उनसे बहुत मुलाकातें की, लेकिन वो उनको कन्विंस करने में कामयाब ना हो सके। बेहतरीन बात गांधी जी की यह है कि वो थे तो हिंदू, लेकिन हर मजहब के लिए उनके दिल में शदीद एहतराम था, रिस्पेक्ट था। उनकी टॉप नॉच मोरालिटी का आप इस बात से अंदाजा लगा ले कि वो हिंदुस्तान का बंटवारा बिल्कुल नहीं चाहते थे। लेकिन जब पाकिस्तान बन गया तो उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट को कहा कि तुमने जो पाकिस्तान के हिस्से के पैसे देने हैं वो वापस दो। पाकिस्तान को पार्टीशन के बाद कुल 750 मिलियन मिलने थे, जिसमें से 200 मिलियन उनको पहले मिल गए थे, लेकिन जो बाकी के पैसे थे वो इंडियन गवर्नमेंट रिलीज ही नहीं कर रही थी, क्योंकि उनको खदशा था कि इस पैसे से पाकिस्तान हथियार खरीदेगा, क्योंकि बाय देन कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो चुका था। लेकिन गांधी साहब ने कहा कि अ प्रॉमिस इज अ प्रॉमिस, चाहे कोई भी हो। उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट को कहा कि अगर तुमने पाकिस्तान को पैसे ना दिए तो मैं भूख हड़ताल पे चला जाऊंगा। क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान को सपोर्ट करना ही गांधी की असैसिनेशन की सबसे बड़ी वजह बनी। उनका जो किलर था नथुराम गोडसे, जो आरएसएस का एक वॉलंटियर था, उसने कहा कि गांधी ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया, उन्हें पैसे दिलवाए, इसीलिए मैंने उनको मार दिया। लुक व्हाट हिज ब्रदर हैज टू से। गांधी जी that stood in favor of Pakistan and said that I shall go on hunger strike, I shall die, and the 55 crores should be given. Then only I shall release my fast. At that moment, some
youths like me decided, you will not die of hunger strike, you will die of bullets now. गांधी तो चले गए, लेकिन उनके मॉरल्स, उनका हाई कैरेक्टर, उनकी पर्सनालिटी हमेशा इतिहास में जिंदा रहेगी। आज चाहे इंडिया में आरएसएस की फिलॉसफी डोमिनेंट हो, लेकिन गांधी के जो मॉरल्स थे, उनके जो आइडियल्स थे, उनका कोई सानी नहीं हो सकता। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। Until next time, goodbye.